प्रिय छात्रों, ये पीडीएफ मैंने आपको पहले ही शेयर कर चुका हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे कि आपको थोड़ा सा पहले आप इसको थोड़ा देख लें, चर्चा कर लें, इसमें पढ़ लें इसके बारे में, जिससे बाद में आपको आसानी रहेगी इसे समझने के लिए। आप देखिएगा, पृथ्वी तल के भिन्न भिन्न भागों में जो अपनी पृथ्वी है उसके जो भिन्न भिन्न विभाग हैं, जो ये महाद्वीप हैं, इनों में जो जैविक समुदाय, जो मानवीय समुदाय फैला हुआ है, वो अपनी अलग अलग विशेषताएं लिए हुए हैं और उस आधार पर ये मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। और इस से पहले कि आपको, जैसे बाद में अपन चर्चा करेंगे कि जो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इसकी शुरुआत मध्य एशिया से बताई थी कि जो मानव प्रजाति है उसका विकास मध्य एशिया में हुआ और मध्य एशिया से ये जनजाति जो जो बलिष्ठ है वो जनजातियों ने, उन मानवों ने जो कमज़ोर जाति को आगे की ओर धकेला और फिर बाद में उससे बाद में जो वहाँ पे बलिष्ठ थी, तो इस तरीके से पूरे विश्व में ये जो मानव है उनका अलग अलग भागों में वो चले गए और वहाँ की जलवायु को अपनाया और जलवायु के अनुसार उनकी जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो अलग अलग हो गई। तो अब आप देखिएगा, प्रजाति, जो प्रजाति है वो इंग्लिश के रेस शब्द से बना हुआ है और ई फॉक्स महोदय ने इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टायर्स में किया था। और ये देखिएगा, जो मानव प्रजाति है इसके भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत रखे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे जो मानव प्रजाति है जिसमें रेस है, रेस शब्द का अर्थ पहले अपन देख लेते हैं। रेस का मतलब होता है, जो इसका अर्थ होता है परिवार, वंश या नस्ल। स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट है कि प्रजाति एक जैविक विचार है। प्रजाति क्या है? एक जैविक विचार है, क्योंकि ये जीव है, सजीव है, जो एक नस्ल से संबंधित मानव वर्ग है तथा वंशानुगत क्रम के अनुसार शारीरिक लक्षणों में समानता रखता है। किस आधार पर? वंशानुगत आधार पर। अब भिन्न भिन्न विद्वानों ने प्रजाति की अलग अलग विशेषताएं बताई हैं। तो इसी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, ग्रिफिथ टेलर ने दिया था कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि संस्कृति को। यानी कि मानव प्रजाति पहले तो नस्ल होती है, उसके बाद में ही संस्कृति बनती है, तो नस्ल को प्रकट करती है मानव प्रजाति। इसी प्रकार प्रोफेसर ब्लास महोदय ने भी ये देखिएगा, अपना जो वर्गीकरण का आधार माना वो मानव शरीर की आकृति और शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव प्रजातियों का, विश्व की जो प्रजातियां हैं उनका वर्गीकरण किया। और जो प्रोफेसर मजूमदार है, जो उनकी परिभाषा आप देखिएगा, उन्होंने कहा यदि व्यक्तियों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूहों से पृथक पहचाना जा सके। देखिएगा, यदि व्यक्तियों के एक समूह को, जो व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें क्या समानता है? शारीरिक समानता, शारीरिक लक्षण उनके क्या है? समान है। उस आधार पर उसको अन्य जो समूह है मानव जनजाति, जो मानव प्रजाति का, उससे अलग किया जा सकता है। और उस जैविक समूह के सदस्य कितने ही बिखरे क्यों न हों, एक ही प्रजाति में हों। और ठीक देखिएगा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ही जगह पे स्थित हों, और ये नहीं है, लेकिन जो उनकी शारीरिक समानता है तो वो अलग अलग जगह पे बिखर गए, तो वो प्रजाति एक ही कही जाएगी। और ये अब देखिएगा, जैसे साउथ द्रविड़ जनजाति है, मंगोलाइड है, आप देख लिए मंगोलाइड है। अब मंगोलाइड मंगोलिया में पाए जाते हैं, लेकिन अगर ये जनजाति किसी कारणवश और जगह प्रवास कर रही है, कहीं जो ये जनजाति क्या, सॉरी, प्रजाति किसी और जगह प्रवास कर रही है, तो इसका मतलब वो नहीं है कि वहाँ पे वो मंगोलाइड नहीं, वो मंगोलाइड की विशेषताएं हैं, क्योंकि उसमें शारीरिक समानता है, उन मंगोलाइड जो है उनसे समानता रखते हैं। अब देखिएगा, जो महत्वपूर्ण है इनके बारे में ही चर्चा करेंगे इसमें। मानव प्रजाति के विकास के कारक। अब मानव प्रजाति को जो विकास हुआ उसमें प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसके बारे में अपन यहाँ चर्चा करते हैं। देखिएगा, स्थानांतरण की प्रवृत्ति। व्यक्ति जब से जन्म लिया है तब से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करता है। तो इसको आप देखिए, मानव के उद्भव काल से ही मनुष्य की प्रवृत्ति क्या रही है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करने की रही है। यानी कि वो एक जगह स्थिर नहीं रहता और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है। तो वहाँ पे उसकी जलवायु का प्रभाव पड़ता है, तो जिससे वहाँ के जो भौतिक तथ्यों, जो उनके भौतिक विभाग हैं, उनकी जो जलवायु है, जो उनका मौसम है, उससे ये इनकी शारीरिक लक्षणों में कुछ भिन्नताएं आ जाती हैं। तो ये जो स्थानांतरण है वो मानव प्रजातियों के विकास के लिए
आवश्यक है। अब ये देखिएगा ग्रंथि रस का प्रभाव। अब जो ग्रंथि मानव के शरीर में क्या है कि काफ़ी बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं, तो उनमें से स्राव होता रहता है। तो ये देखिए, मानव के शरीर और आकार तथा आकृति निर्धारण में, मानव का शरीर के आकार और आकृति के निर्धारण में शरीर की विभिन्न ग्रंथियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब ये शरीर की जो अलग अलग भागों में स्थित ग्रंथियों में जलवायु का प्रभाव और अन्य भौतिक कारणों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जलवायु और अन्य भौतिक कारणों के कारण वहाँ पर उनकी शारीरिक संरचना उस तरीके की हो जाती है जिससे कि उनके ग्रंथि रस उसके अनुसार ढल जाते हैं। तो ये ग्रंथि रस होता है जो मानव के अंदर जो ग्रंथि होती हैं, ये भी मानव विकास, प्रजातियों के विकास को प्रभावित करती है। अब देखिएगा, जैविक परिवर्तन एवं छांट। जैविक परिवर्तन एक छांट में देखिएगा, मानव के शारीरिक संरचना के रूप में निर्धारण में भिन्न भिन्न वंश तत्वों का महत्वपूर्ण हो जाता है। किनका? जीन्सों का। जीन्सों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार समय दर समय चलते रहते हैं। और इन कारकों में इन जीन्सों में किनका प्रभाव पड़ता है? भौगोलिक कारकों में। जैसे भौगोलिक कारकों में कौन कौन से हो गए? ये देखिएगा, जलवायु, आहार, बीमारी आदि के कारण ही थोड़ा बहुत परिवर्तन इसमें मिलता है। और मानव प्रजातियों का विकास एक निश्चित प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में होता है। तो इस तरीके से जैविक परिवर्तन भी इसके लिए जिम्मेदार है, जिसमें क्या योगदान देता है? जीन्स। अब देखिएगा, जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन में भी मानव प्रजाति का उद्भव और विकास देखिएगा कि इसमें भी जलवायु परिवर्तन के कारण वनस्पतियों का अभाव, शिकारी जानवरों की कमी आदि के कारण मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। किसके कारण? जलवायु के कारण। जो पहला पॉइंट है उसी से ये रिलेटेड है। एक जलवायु क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर जलवायु के विभिन्न कारकों के प्रभाव के कारण मानव की शारीरिक संरचना में परिवर्तन आता है। जैसे आप देखिएगा, कोई कर्क मकर रेखा के आसपास रहने वाला व्यक्ति अगर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जाएगा तो वहाँ की जलवायु तो आर्द्रता लिए हुए है अधिक, तो उस जलवायु का मानव जो प्रजाति है जो कि कर्क और मकर रेखा पर रह रही है तो उसको प्रभावित करेगी। इसी तरह अगर वो ठंड प्रदेश में जाएगा तो ठंड के अनुसार वो अनुकूलन करेगा और उस तरीके की उसकी शारीरिक संरचना गठित हो जाएगी, जो कि वंशानुगत दिखाई देगी आगे चलकर। अब देखिएगा, प्रजातियों का मिश्रण। अब ये देखिए, प्रजातियों के मिश्रण में भी कि जब एक प्रजाति किसी अन्य प्रजाति पर आक्रमण करती है तो फिर वो उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी चली जाती है, या फिर आक्रमण करती है तो वहाँ से पहले से निर्वासित प्रजातियों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित होने से एक नवीन प्रजाति का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति से मेल मिलाप किसी भी कारण से हुआ हो, चाहे वो बाध्यता लिए हो या फिर आपसी सहमति से हुआ हो, तो उससे भी एक नई प्रजाति का प्रादुर्भाव होता है। तो उससे भी मानव प्रजाति का विकास प्रभावित होता है। और लास्ट है भौगोलिक एवं सामाजिक अलगाववाद। आप ये देखिएगा, प्राचीन काल में जनसंख्या बहुत कम थी और जो दूर दूर वैसे बिखरी हुई रहती थी। मानव के लिए भिन्न भिन्न पर्वत, पठार, जंगल, दुर्गम स्थल आदि इन भौगोलिक बाधाएं उत्पन्न करते थे, जिसके कारण मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं जा सकता था। इन भौतिक अवरोधों के कारण भी विभिन्न मानवीय समुदाय के सामाजिक लक्षणों में भी अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। अतः अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे होने के कारण उस प्रदेश विशेष में राजनीतिक प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर भिन्न भिन्न प्रजातियों का विकास हुआ। तो सामाजिक और प्राकृतिक जो ये अलगाववाद है, भौगोलिक हैं, इन्होंने भी मानव के प्रजातियों के विकास को भी प्रभावित किया। अब देखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत। अब प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिया था, जिसे कटिबंध एवं स्तर सिद्धांत यानी जॉन स्ट्रेटा थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। यह इन्होंने 1919 में दिया था। ये आप इसको पढ़िएगा और ये क्वेश्चन आता रहता है आपके। जॉन स्ट्रेटा थ्योरी, कटिबंध स्तरीय सिद्धांत, प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत, इन नामों से यह सिद्धांत आता रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा, इसमें टेलर ने जलवायु चक्र और विकासवाद के सिद्धांतों का प्रयोग किया। किसको मान्यता दी? जलवायु चक्र को, और विकासवाद के जो डार्विन का सिद्धांत है उसको मान्यता दी का प्रयोग करते हुए मानव प्रजातियों के उद्भव और विकास के साथ ही प्रवास भी प्रकाश डाला। यानी जो मानव प्रजाति और उद्भव विकास है उसके साथ प्रवास पर वो डाला प्रकाश उन्होंने। उनके अनुसार, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार, मानव जो
प्रजाति हैं, सभी मानव प्रजातियों का उद्भव स्थल किसको माना है इसने? मध्य एशिया को। तो ये आपके क्वेश्चन आता रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि मानव प्रजाति का उद्भव स्थल कौन सा है? कौन सा है? मध्य एशिया। अब मध्य एशिया के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये देश हैं जो मध्य एशिया में आते हैं। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकासवाद सिद्धांत का ग्रिफिथ टेलर पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। किसका? डार्विन के जीवों के विकासवाद सिद्धांत पर। तो जलवायु चक्र और विकासवाद के सिद्धांतों पर यह आधारित है, ये अपन चर्चा कर चुके हैं। अब देखिएगा, टेलर की यह मान्यता थी कि विभिन्न मानव प्रजातियों की उत्पत्ति महाहिम युग ग्रेट आइस एज से पहले ही हो चुकी थी। मानव की उत्पत्ति कब हुई थी? ग्रेट आइस एज से पहले। समस्त प्रजातियों का उद्गम स्थल मध्य एशिया के मध्यवर्ती भाग को बताया इन्होंने। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें सिद्धांत के नाम हैं माइग्रेशन जोन थ्योरी या जॉन स्ट्रेटा थ्योरी। तो इस नाम से क्वेश्चन आता है, 1919 में ये दिया था। और जलवायु चक्र विकासवाद के सिद्धांत को ये मानता है, और मध्य एशिया इसके उत्पत्ति स्थल है, और ग्रेट आइस एज से पहले मानव की उत्पत्ति उन्होंने बताई। अब देखिएगा, जो ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं, उसने अपने सिद्धांत की व्याख्या हेतु इसकी उत्पत्ति पे समय को ध्यान में रखकर ग्रिफिथ टेलर ने अपने प्रवास कटिबंध सिद्धांत की निम्न बातों पर ध्यान दिया। ये देखिए, कुछ 5 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट दे रखे हैं। तो इसमें आप देखिएगा, पहला पॉइंट है, एशिया महाद्वीप को टेलर ने विश्व में एक केंद्रीय महाद्वीप के रूप में माना। क्या माना एशिया महाद्वीप को? अब देखो, आप एटलस आपको सामने होनी चाहिए, और एशिया को इसने क्या माना? केंद्रीय महाद्वीप के रूप में माना। एवं जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और यूरेफ्रिका यानी यूरोप और अफ्रीका है, वो प्रायद्वीप के रूप में इससे जुड़ा माना। टेलर ने अपने सिद्धांत में कहा है कि पृथ्वी पर प्रत्येक महाद्वीप प्रायद्वीप में स्थित भिन्न भिन्न जातीय कटिबंधों के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? भिन्न भिन्न जातियाँ जातीय कटिबंधों के रूप में पाई जाती हैं। और इसकी जो और बातें थी, उन्होंने बताई थी कि विश्व की सभी मानव जातियों की उत्पत्ति टेलर ने मध्य एशिया के कैस्पियन और अरब सागर के समीपवर्ती भाग के क्षेत्र में माना। ये अरब सागर नाव के क्या है? अरल सागर भाग में फैले क्षेत्र को माना, तथा विभिन्न कारणों से यहाँ का स्थानांतरण कर, तो ये मध्य एशिया वाला क्षेत्र है, इससे स्थानांतरण कर विश्व के अलग अलग भागों में से यहाँ पे प्रजातियाँ चली गई। मानव समुदाय प्रवासित हो गया। सर्वप्रथम इस भाग पर इन्होंने क्या माना? मध्य एशिया में नेग्रिटो जनजाति को माना कि नेग्रिटो जनजाति है जो कि सबसे प्राचीन जनजाति है। नेग्रिटो के बाद विकसित होने वाली जो निग्रो प्रजाति ने नेग्रिटो जाति के मध्य एशिया से खदेड़ दिया। तो सर्वप्रथम कौन सी जनजाति थी? नेग्रिटो। उसके बाद में निग्रो जनजाति ने वहाँ पे अपना मध्य एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। नेग्रिटो महाद्वीप के किनारों की ओर स्थानांतरित होते चले गए। मध्य एशिया से महाद्वीप के किनारों की ओर प्रवासित होते चले गए, स्थानांतरित होते चले गए। बाहरी किनारों पर रहने के कारण सबसे प्राचीन प्रजातियां वर्तमान समय में महाद्वीप के बाहरी किनारों पर पाई जाती है। इसलिए ग्रिफिथ टेलर महोदय मानते हैं जो कि तटवर्ती क्षेत्रों में जो जनजाति निवास कर रही हैं, जो प्रजाति निवास कर रही है, वो सबसे प्राचीन प्रजाति है। उदाहरण के लिए तस्मानिया, कीनिया, ग्रीनलैंड तथा ब्राज़ील में नेग्रिटो प्रजातियां पाई जाती हैं। अब देखिएगा, मध्य एशिया भाग में निग्रो की उत्पत्ति के बाद अनुकूल जलवायु के कारण ऑस्ट्रेलियन प्रजाति की उत्पत्ति हुई। ठीक है, मध्य एशिया में निग्रो की उत्पत्ति के बाद अनुकूल जलवायु के कारण ऑस्ट्रेलिया प्रजाति की भी उत्पत्ति हुई, और इस प्रजाति ने पहले विकसित दोनों प्रजातियों को यहाँ से और बाहर की ओर खदेड़ दिया। तो कौन कौन सी दोनों प्रजातियों को भी? निग्रो को भी खदेड़ दिया और नेग्रिटो को भी। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलाइड आदि प्रजातियों ने क्रम से विकास हुआ, जो अपने से पहले विकसित प्रजातियों को खड़ देती चली गई। यानी कि देखिएगा, पहले नेग्रिटो जनजाति आई, उसके बाद निग्रो ने नेग्रिटो को कर दिया, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया जनजाति ने उनको दोनों को भगा दिया, और उसके बाद भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलाइड आदि प्रजातियों ने क्रम से वहाँ से खदेड़ती चली गई और अपना आधिपत्य स्थापित किया। अंत में विकसित प्रजाति इस भाग में स्थायी रूप से रहने लगी। कौन सी प्रजाति? मंगोलाइड। सर्वप्रथम विकसित प्रजाति महाद्वीपों के बाहरी क्षेत्र में किनारों पर तथा अंत में विकसित प्रजाति महाद्वीपों के आंतरिक जातीय कटिबंधीय स्तर में निवास करती रही। अब ये देखिएगा, प्रजातीय कटिबंधों का विस्तार प्रत्येक महाद्वीप में पाया जाता है।
कहाँ पाया जाता है? प्रत्येक महाद्वीप में प्रजाति कटिबंधों का विकास पाया जाता है। इन विस्तार पाया जाता है। इन कटिबंधों की स्थिति मध्य एशिया से बाहर की ओर है। विश्व के जिन प्रदेशों में प्रजातियों का विकास अधिक हुआ है उन भागों में आदिकाल की प्रजातियों ने दबे हुए अवशेष भी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि जो प्राचीन पुरातात्विकों में भी इसके अवशेष मिले, जिसको ये पुख्ता माना इन्होंने, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने। अब आप देखिएगा 5th पॉइंट, टेलर। जो टेलर का सिद्धांत है इसने टेलर ने इस बात पर बल दिया कि आदिम प्रजाति उन क्षेत्रों में निवास करती है जहां उनका उद्भव नहीं हुआ है, बल्कि वो दूसरे देशों में स्थानांतरित हो गई। ठीक है, ये बात क्लियर है। अपन ने भी पढ़ा था कि भाई निग्रिटो जनजाति जो सर्वप्रथम जो आदिम जनजाति है वो निग्रो द्वारा, बाद में ऑस्ट्रेलियाइड द्वारा तो वो स्थानांतरित होती चली गई और धकेली खदेड़ते हुए उसको लास्ट में तटीय इलाकों में पहुंच गई। तो ये कहना चाह रहा है कि जो उद्गम जहाँ पे हुआ जिस जनजाति का, वो जनजाति वहाँ पर नहीं है और वो दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित हो चुकी। 6ठा पॉइंट है, विभिन्न महाद्वीपों में पाई जाने वाली प्रजातियों के अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि इन प्रजातियों का अपकेंद्रीय प्रवास, कौन सा बल, जैसे बल होता है ना अपकेंद्रीय बल जो केंद्र से बाहर की ओर काम करता है, तो वही अपकेंद्रीय प्रवास यहाँ पर काम कर रहा है और मध्य एशिया से बाहर की ओर हुआ है। और ये किधर काम किया इसने? मध्य एशिया से बाहर की ओर। सर्वप्रथम उत्पन्न प्रजाति जो कि निग्रिटो प्रजाति थी का प्रवास मध्य एशिया से दक्षिण पश्चिमी एशिया में, द्वितीय प्रजाति दक्षिणी पूर्वी एशिया में क्षेत्र में और तृतीय प्रजाति उत्तरी अमेरिका की ओर स्थानांतरित हुई। तो ये चीज़ें इन्होंने मानी 3 भागों में, जो कि प्रथम प्रजाति का तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया चली गई, तो द्वितीय जो प्रजाति थी वो दक्षिणी पूर्वी एशिया में चली गई और जो तृतीय प्रजाति थी वो कौन किधर चली गई? उत्तरी अमेरिका में। और ये इस मैप दिखा रखा है, देखिएगा निग्रिटो जनजाति का, निग्रो ये मैप है, आप इसको देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्य सागरीय, तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलाइड कहाँ पे है, भूमध्य रेखीय, नॉर्डिक, अल्पाइन, मंगोलाइड, ये सारी इसमें जनजातियाँ दे रखी हैं जो कि ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दी हैं। ये मैप महत्वपूर्ण है, मैप को भी आप बनाना और इससे पता चल जाएगा कि कौन सी जनजाति कहाँ पे इसकी लोकेट है। अब ग्रिफिथ टेलर ने जो अपना कटिबंधी प्रवास सिद्धांत का प्रतिपादन इन निम्न आधारों पर किया, जिसके है प्रवास की प्रक्रिया, ग्रंथि रस सिद्धांत और कटिबंध स्तरीय अवधारणा। अब देखिएगा जो ये 3 सिद्धांतों का जो पता निम्न जो आधार है वो है प्रवास की प्रक्रिया। देखो कैसी मैकेनिज्म है इसकी माइग्रेशन की। प्रवास की प्रक्रिया में टेलर ने इस बात पर बल दिया कि सर्वप्रथम प्रजाति की उत्पत्ति का मानी इसने मध्य एशिया में। ठीक है, ये अपना क्लियर है। और फिर जलवायु परिवर्तन तथा अन्य सामाजिक राजनीतिक कारणों से विभिन्न प्रजातियों का स्थानांतरण हुआ। ठीक है, ये भी ठीक है। जलवायु परिवर्तन से होने वाले स्थानांतरण भिन्न भिन्न हिमयुगों में हुआ। मध्य एशिया में हिमयुग प्रारंभ होने पर उत्तरी वन व स्टेपी दक्षिण में खिसक गए और इसी दौरान यहाँ पर रहने वाली प्रजाति भी गर्म प्रदेशों में प्रवास कर गई। कालांतर में हिमयुग की समाप्ति पर इनमें से कुछ लोग वनस्पति खंडों के पुनः उत्तर में खिसकते चले गए। अब ये देखिएगा, इसमें हिमयुग का प्रभाव दिखाया गया कि प्रवास की प्रक्रिया के लिए कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन तथा अन्य सामाजिक राजनीतिक कारण जिम्मेदार हैं, जिनसे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हुई। बाद में आता है ग्रंथि रस सिद्धांत। अब इस ग्रंथि रस सिद्धांत में जलवायु के विभिन्न कारकों की दशाओं में परिवर्तन होने के कारण मानव के शरीर में जो स्थित ग्रंथीय रस हैं, जो रस स्राव होता है, उस रसों में भी आमूलचूल परिवर्तन आया, जिसके कारण मनुष्य के शारीरिक लक्षणों में अंतर उत्पन्न हो गया। तो ये प्रजातियों को प्रभावित करने वाले कारकों में अपन ने पढ़ा था कि ग्रंथि रस किस तरीके से मानव प्रजातियों के विकास को प्रभावित करती है। और फिर बात आता है कटिबंधीय स्तरीय अवधारणा। टेलर ने अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर बताया कि मध्य एशिया से बाहर की ओर विभिन्न प्रजातियों का विस्तार जातीय कटिबंधों में किस रूप में पाया गया? जातीय कटिबंधों में पाया गया। सबसे प्राचीन प्रजाति बाहर और अंत में विकसित प्रजाति कहाँ रही? मध्य एशिया में। यही क्रम प्रजातियों के जीवावशेषों का पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाना भी बताया। अर्थात जहाँ प्रजातियाँ विविधता अधिक है वहाँ भूमि के नीचे स्तरों के में प्राचीन जातियों के अवशेष मिलेंगे। तो ये प्राचीन अवशेषों के आधार पर भी जो जातीय कटिबंधीय स्तर अवधारणा है उसको ग्रिफिथ टेलर महोदय ने स्पष्ट किया।
ये आपकी एक परिचय हो गया, जिसमें से आपके मानव प्रजातियों का अर्थ परिभाषा के बारे में परिभाषा के बारे में आपसे टिप्पणी में पूछा जा सकता है, या फिर एक बड़ा क्वेश्चन आपके जॉन स्टेटर थ्योरी, माइग्रेशन थ्योरी गिफ्ट टेलर की पूछी जा सकती है बड़े क्वेश्चन के रूप में। तो आप इसको तैयार रहिए, इस क्वेश्चन के बारे में कोई इसमें ऐसा नहीं है। आपको मैंने PDF उपलब्ध करवा दी है। धन्यवाद।